यार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों को अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा मुख्य बिंदु है मित्रों कि ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और स्पेशली जैसे सुपर टेट हो गया, आपके प्रीलिम्स के पेपर हो गए, यूपी ट्रिपल एससी हो गए, यूपी पीएससी हो गए, यानी कि जितने भी आपके एक ग्रेड वाले पेपर्स होते हैं स्पेशली उनका ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और ख़ास करके जितने भी आपके ये प्रीलिम्स पेपर आ गए हैं, पीईटी आ गया है, और विभिन्न प्रकार के जितने भी पेपर हैं, उन पेपर में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों यह सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता के सभी उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, और केवल वन लाइनर में। यह ध्यान रहे कि आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो मित्रों, आप लोग हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और एक एक बिंदु केयर से पढ़िएगा, समझिएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, आगे पढ़ते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है। तो चलिए इसका पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट है हड़प्पा की मोहरों का पुरोगामी कहते हैं। हड़प्पा की मोहरों का पुरोगामी किसको कहते हैं? तो हड़प्पा की मोहरों का पुरोगामी मेहरगढ़ से प्राप्त टेराकोटा की मोहरों को कहा जाता है। ठीक है, स्वस्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है मित्रों। जो आज हम लोग ये प्रकार का ये जो चिन्ह प्रयोग करते हैं ना, ये स्वस्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता का ही देन है, सिंधु सभ्यता का ही देन है। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा संस्कृति के मुहरों में निरूपित जो हड़प्पा संस्कृति का मुहर होता था उसमें हाथी थे, गेंडा थे, बाघ थे। ठीक है मित्रों, ये ध्यान में रहे, ये जीव हड़प्पा के मुहरों में निरूपित थे। इसके बाद देखिए विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है मित्रों? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। मोहनजोदड़ो क्या है? यह एक प्रमुख नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 मुख्य नगरों को मानक रूप से मान्यता दी गई है, तो उसमें से एक मोहनजोदड़ो भी है। तो यहाँ पे क्या है? विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्तु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जाति से किस वस्तु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे मित्रों? तो लोहे से नहीं थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सिंधु सभ्यता संबंधित है किस काल से है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से है। कौन युग से है? आद्य ऐतिहासिक। ये ध्यान में रहे, आद्य ऐतिहासिक युग। ठीक है, इसके बाद सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो स्पेशली ये पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे मित्रों? पशुपति की, जिसको हम लोग भगवान शिव मानते हैं। उसके बाद देखिए बंदरगाह का साक्ष्य। बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला हुआ है। यह भी क्या है? यह एक बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे आगे आपका मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो स्नानागार है। स्नानागार सबसे बड़ी इमारत के रूप में पाया गया है। ठीक है, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है मित्रों? तो कालीबंगा से मिला हुआ है। कालीबंगा, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है काली चूड़ी। ठीक है, कालीबंगा का। उसके बाद आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी सब भारत में मित्रों, भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल हड़प्पन यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरा स्थल क्या है? तो राखीगढ़ी है। बिंदुओं को ध्यान से देखिएगा और इसको अपने कॉपी में नोट्स कीजिएगा मित्रों, क्योंकि ये आप लोगों को स्पेशली नोट्स करने के लिए ही ऐसे वीडियो को बनाया जाता है मित्रों। ऐसा होता है हम लिटरेसी भी झाड़ देते हैं मुंह से, लेकिन आप लोगों को वैसे वीडियो को प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप लोग एकदम केयर होकर के एकदम एक एक बिंदु उसको नोट कर लीजिएगा, आपको कहीं अनदर कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है मित्रों, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। आगे हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया? ए कनिंघम प्रथम पुरातत्वविद था, लेकिन इसके महत्व को वो समझ नहीं पाया था। उसके बाद प्रथम नगरीय क्रांति कहाँ से शुरू हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता से ही शुरू हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में कुओं का अवशेष मिला है? कुओं का अवशेष किस में मिला है? तो मोहनजोदड़ो मिला है। किस में मिला है मित्रों? मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। इसके बाद आगे देखिए हम लोग देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं मित्रों? तो धौलावीरा से मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक संभावित प्रणेता कौन थे? यानी कि
ये यहाँ के बासिंदे यानी कि इन्हीं से हड़प्पा संस्कृति प्रारंभ हुए। तो कौन थे? द्रविड़ थे या भूमध्य सागरीय थे। ठीक है। सिंधु घाटी का जल निकास प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जल निकासी प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या था? तो मित्रों सबसे बड़ा दोष था कि जितने भी नालियाँ थी कुओं के पास होती थी। कहाँ पे होती थी? कुओं के पास होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। जो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा थी वृषभ मुद्रा, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में चित्र एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ये मित्रों ध्यान रहे, मित्रों हमारे, ये आप लोगों को ध्यान रहे कि ये जो लिपि होती थी प्रतीकों का और चित्रों का प्रयोग होता था मित्रों। ठीक है। और ये हमेशा दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी मित्रों। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ठीक है। बिना दुर्ग का सिंधु सभ्यता में जो नगर था वो कौन था? तो चनहुदड़ो था। ठीक है। चनहुदड़ो एक ऐसा नगर था जहाँ पे क्या था? दुर्ग नहीं था। ठीक है, यानी कि किला नहीं था। आगे, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था कैसी थी? कुलीन तंत्रीय, यानी कि जो बड़े कुल के होंगे वही आगे राज्य व्यवस्था संभालेंगे, मतलब ऐसा ही आगे उसको हस्तांतरीय करते चला जाया करता था, यानी कि कुलीन तंत्रीय हुआ करती थी मित्रों। चलिए, हड़प्पा वासियों का चिकित्सा के प्रति विश्वास और खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी कि इसका कहने का मुख्य मतलब है मित्रों कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता के जितने भी लोग थे वो क्या थे? शल्य क्रिया में माहिर थे। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ से? लोथर और कालीबंगा से। ठीक है। किसने सिंधु स्थल हड़प्पा के नाम पर सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया? ठीक है। सिंधु स्थल को हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दिया है। किसने दिया है? तो सर जॉन मार्शल ने दिया है। किसने दिया है मित्रों? तो सर जॉन मार्शल ने क्या किया है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया हुआ है। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा का स्थल किस नदी पे है मित्रों? तो रावी नदी पे। किस नदी पे मित्रों? रावी नदी पे है। किस नदी पे है? रावी नदी पे। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के। सिंधु सभ्यता में कौन सा शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो धौलावीरा। धौलावीरा क्या जाना जाता था मित्रों? तो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। आगे देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी यह कब से कब तक प्रचलित थी? तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है। आगे, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। ये ध्यान रहे मित्रों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया हुआ है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया हुआ है। आगे, सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा जा सकता है। ये कांस्य युग था। ठीक है। उसी कांस्य युग में सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। आगे, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में मिले हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पुरास्थल मिला हुआ है कहाँ? पश्चिमी पुरास्थल वो कहाँ मिला है? तो दास्क नदी के किनारे एक सुत कांगेडोर जगह है बलूचिस्तान में, वहीं पे मिला हुआ है। पूर्वी पुरास्थल कहाँ मिला है? तो आलमगीरपुर जिला मेरठ में, जो उत्तर प्रदेश में है। ये पूछता है मित्रों कि आपका जो आलमगीरपुर पुरास्थल था वो किस जिले में, चाहे किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। और नदी कौन थी? तो हिंडन नदी थी। ठीक है, हिंडन नदी है। आगे उसके बाद उत्तरी पुरास्थल, जो उत्तरी पुरास्थल है उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो ध्यान में रहे कि हमेशा दिमाग में रहे मित्रों, जम्मू कश्मीर मादा जगह है वहीं पे। आगे दक्षिणी पुरास्थल, तो दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। दाइमाबाद अहमदनगर है, वही महाराष्ट्र में है, वहीं पे दक्षिणी पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आगे है मित्रों, सिंधु सभ्यता के मुख्यतः 6 नगरों की संख्या दी गई है। सिंधु सभ्यता में बताया ना अभी 6 मुख्य नगर बताए गए हैं जो प्रमाणित किए गए। एक मोहनजोदड़ो, एक हड़प्पा, एक गढ़वाली वाला, और एक धौलावीरा, एक राखीगढ़ी और एक कालीबंगा। ठीक है मित्रों, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा, यह प्रमुख नगर, यही 6 मुख्य नगर है। आगे देखिए, आगे आपका मित्रों कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक यानी कि जो भी भावनाएं हुआ करती थी उनको चित्र के माध्यम से लिपि के अनुसार दर्शा दिया जाता था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति अपनाई गई है
ठीक है मित्रों, ग्रिड पद्धति अपनाई गई है घरों और नगरों को बनाने के लिए। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं तो आगे देखिए क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं मित्रों। सबसे ज़्यादा कहाँ खोजे गए हैं? ये ध्यान में रहे कि गुजरात में खोजे गए हैं। और तौल की इकाइयाँ 16 के अनुपात में थी। ठीक है, जैसे कि अभी भी हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि 16 आना, 2 आना, 1 आना, 8 आना ऐसे करते हैं ना। 8 आना यानी कि 50 पैसा हम लोग बड़ा एक महत्वपूर्ण बात है कि ये तो 16 के अनुपात में थी, लेकिन हम लोग जो हम लोगों का बचपन था उसमें हम लोग बोलते थे 8 आना। 8 आना, 8 आना क्या था? 50 पैसा था, होता था ना। तो यह 16 के अनुपात अभी भी हम लोगों के दिमाग में उपलब्ध है। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें, अब हम लोग नज़दीक आ गए हैं। 51 महत्वपूर्ण बिंदु है और इससे कहीं पूछेगा नहीं। एकदम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रट लीजिएगा, उसके बाद तो एकदम पेपर तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ थे। एकदम याद रहे आप लोगों को कि सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ था, याद रहे। अब मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के वासी किसका प्रयोग करते थे मिठास के लिए? शहद का प्रयोग करते थे। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोला जाता था? टेराकोटा। क्या बोला जाता था? टेराकोटा। याद रहे कि आग में जो मिट्टी पकी हुई होती थी उसको बोला जाता था टेराकोटा। आगे देखिए क्या है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड, जो कुबड़ वाला सांड, जैसे कि हम लोगों के इस वर्तमान भारत में सबसे ज़्यादा कुबड़ वाला सांड कौन होता है? तो गिर नस्ल का होता है। तो आपका कुबड़ वाला सांड क्या था? पूजनीय था। कुबड़ वाला सांड सिंधु वासियों के लिए सबसे बड़ा पूजनीय था। आगे है सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण। जब सिंधु सभ्यता का विघटन हो गया, विनाश हो गया, तो उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था बाढ़। उसका कारण क्या था मित्रों? बाढ़ था। और जो सिंधु सभ्यता थी उसको सैंधव समाज के नाम से, मतलब सैंधव सभ्यता भी जाना जाता था। तो ये सैंधव समाज जो होता था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक, यानी कि परिवार की मुखिया कौन हुआ करती थी? माता हुआ करती थी, यानी कि औरतें हुआ करती थी। आगे, सिंधु सभ्यता में शिव पूजा एवं वृक्ष पूजा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता जो थी उसमें कौन सी पूजा प्रचलित थी? शिव पूजा और वृक्ष पूजा। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं, यानी कि जो बंदरगाह था वहीं से क्या हुए? चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। आगे है मिट्टी से बने हल बनमाली से प्राप्त हुए हैं। जो हल थे वो सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुए? तो बनमाली से प्राप्त हुए। उसके बाद कालीबंगन एक ऐसा स्थान था जहाँ किला प्राप्त हुआ है। कालीबंगन कहा क्या था? वहाँ पे किला प्राप्त हुआ। और एक हम लोग क्या पढ़े? चनहुदड़ो, वो जो था वहाँ पे किला नहीं है। आगे है मित्रों, आगे है सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में क्या था मित्रों? पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। ओके मित्रों, और क्या है? और आपका है ये महत्वपूर्ण बिंदु। अब उसके बाद खत्म। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। ये ध्यान रहे मित्रों कि ये लोग उस समय भी किसका प्रयोग करते थे? तो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो मित्रों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों, एक योगदान कर दीजिएगा। जब अगर हम इतना मेहनत करके आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में कि यह चैनल पे कुछ ही समय में आप कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसका आप इस पे वीडियो नहीं पाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन एक दिन अच्छे वीडियो, मुख्य बिंदुओं का वीडियो डालता रहता है। आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहिए, आप हमेशा खुश रहिए, यही हमारी ईश्वर से हमेशा कामना रहती है। जय महादेव, धन्यवाद।